हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन पर दूसरा लेक्चर किए थे और ये भी कंटिन्यू होगा। ये उसका थर्ड लेक्चर है। ये क्लास 11, 12 उसके बाद IIT-JEE इसके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत ही यूज़फुल होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था, पहले यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फिजिकल यूनिट्स के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन क्या है ना। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस जो है, इसका क्या क्या यूजेज है, खास करके उस पर जो है। तो 3 तरह का यूज जो है हम लोगों को करना था। जैसे कि पहला हो गया आपका, पहला क्या था यूजेज इसका, बताइए तो। ठीक है, तो पहला वाला था आपका कि टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इन ए फिजिकल इक्वेशन, है ना। ठीक, उसमें हमको देखना था कि जो फिजिकल इक्वेशन होता है ना, वो दोनों साइड जो है फिजिकल इक्वेशन, दोनों साइड क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस हैं उसके इक्वल होंगे। और उसमें उसके बाद हम लोग जो है दूसरा चीज़ क्या पढ़े इसमें, दूसरी बात जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा था यूनिट कन्वर्सन्स, है ना। कि जैसे फोर्स जो है आपको पता है कि SI यूनिट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, तो MKS यूनिट, SI यूनिट, PS यूनिट, CGS यूनिट। जैसे कि फोर्स दिया हुआ है आपका SI यूनिट में, तो CGS यूनिट में उसका क्या वैल्यू होगा, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या प्लांक्स कांस्टेंट है, कोई भी जो है ना इसका वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं आप दूसरे यूनिट्स में, है ना। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चीज़ पढ़ेंगे, और ये तीसरा चीज़ है क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी जो है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसे करेंगे वही हम लोग अभी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो है, आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम के बारे में, जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे फिजिकल ये सिंपल पेंडुलम है, ये इसमें बॉब है ना। और इसको जो है आप, है ना, यहाँ ला करके छोड़ दीजिए, इस पॉइंट पर ला कर छोड़ दीजिए, तो फिर जो है, और हाँ यहाँ ला करके इसको अगर छोड़िएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से इधर जाएगा। ये है आपका मीन पोजीशन, होते हुए ये यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। इसमें जो टाइम लगता है, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है, जैसे कि A से B, अब B से C, C से B, अब B से A, जहाँ शुरू हुआ वहीं पर जब घूम के आता है ना वापस, तो उसमें जो टाइम लगता है उसको बोलता है टाइम पीरियड, है ना। तो सपोज करिए कि हमको मालूम नहीं है, कि हमें जो है ये मालूम नहीं है। आप जानते भी हैं T = क्या आता है, 2π√L/g, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ये फॉर्मूला जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ओके, तो सपोज करिए कि हमें ये नहीं मालूम है, लेकिन हमें सिर्फ ये मालूम है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें कि डिराइविंग रिलेशंस, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ड्राइविंग रिलेशंस, है ना, amongst फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए इसमें क्या है आपका कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, वो दूसरे किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है वो, जैसे कि यहाँ देखिए टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड देखिए डिपेंड करता है L पर, करता है डिपेंड, ये करता है G पर डिपेंड करता है। आपको मालूम है
जैसे देखिए जैसे आपका क्या बोलते हैं, आप सपोज करिए इम्पल्स है, इम्पल्स है ना, या मान लीजिए टॉर्क, या इस तरह से अभी फिर सरफेस टेंशन, ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी है ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। तो अगर सपोज हमें रिलेशन, हमको ये मालूम होना जरूरी है, अगर आपको ये दिया हुआ रहेगा, सपोज करिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जैसे टी है, ये एल पर डिपेंड करता है और जी पर डिपेंड करता है, तो आप जो है उसका फॉर्मूला निकालो, है ना, फॉर्मूला निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो हम कैसे करेंगे, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, छोटा सा क्वेश्चन। अभी आपका जो हम लोग करेंगे इसमें कुछ चीज़ जो है 12th का भी होगा, 11th का तो होगा ही, 12th को भी कवर करेंगे इसमें। तो इसलिए जानबूझ के करेंगे कि पहले से ही आपको एक्सपोजर मिले, जिससे आप कैसे कर सकते हैं, आपके लिए जो है ना आसान होगा। फिजिकल क्वांटिटीज है ये, समझे कि नहीं। चलिए इसको तो कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है द टाइम पीरियड, क्वेश्चन नंबर 1 सपोज है द टाइम पीरियड है ना ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन किस चीज पर डिपेंड करता है, ये आपको दिया हुआ है। किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ओके, यानी एल, ओके। दूसरा है मास ऑफ द बॉब, एम। और तीसरा है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ठीक है। तो फाइंड, तो क्वेश्चन है फाइंड फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसको कैपिटल टी मान लीजिए, ओके। आपको बोला जा रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम किस चीज पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला निकालना है इसके लिए, है ना। तो कैसे निकालेंगे ये फॉर्मूला, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस ये आपको हेल्प करता है फॉर्मूला निकालने में। पहला स्टेप क्या है, सपोज करिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इसको जो बनाने का तरीका है, मान लीजिए टाइम पीरियड क्या है, टी है, इज प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। ये हम नहीं बोलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि क्या है, सिर्फ हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर, सपोज करिए एक्स। दूसरी बात है टी डिपेंड करता है एम पर, क्वेश्चन में दिया हुआ है एम टू द पावर वाई। और जो आपका है तीसरा क्या है, टी डिपेंड्स ऑन जी टू द पावर जेड। इतना आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है एल पर, एम पर, जी पर, है ना। यहाँ पर आप ब्रैकेट में जी भी लिख सकते, जी लिख लीजिए, है ना। अब देखिए, तो फाइंड फॉर्मूला फॉर टी, चूंकि ये दिया हुआ है टी डिपेंड्स करता है, टी डिपेंड करता है एल, टी इज प्रोपोर्शनल टू एल पावर एक्स मान लीजिए। अब एक्स का क्या वैल्यू है अभी हमको ये मालूम नहीं है, टी इज प्रोपोर्शनल टू एम पावर वाई एंड टी इज प्रोपोर्शनल टू जी पावर जेड, है ना। तीनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर टी इज प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर एक्स
m टू द पावर y एंड d टू द पावर z। अब अगर हम x, y और z का वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। इसी को निकालने में x, y, z जो निकालना है हमको, इसमें हमको क्या करना है, डायमेंशन जो हम लोग पढ़े हैं, है ना, उसका यूज करेंगे तो ये तीनों वैल्यू निकलेगा। जब तीनों वैल्यू निकलेगा, अब देखिए एक चीज़ और है, इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k l टू द पावर x m टू द पावर y एंड g टू द पावर z, वेयर k क्या है, बोलिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कोई दिक्कत यहां तक, कांस्टेंट यहां लिख सकते हैं यहां तक, ओके। डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इतना हम लिखेंगे। और इसको हम इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, इक्वेशन 1 है आपका ये वाला, ठीक है। अब रिलेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, k का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए और z का वैल्यू चाहिए, है ना, इतना करना है। अब देखिए, अगर आप गौर से देखें, इसके पहले आप पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसमें क्या पढ़े हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वांटिटी जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इस देखिए t है तो t का डायमेंशन क्या होगा, t का डायमेंशन क्या होता है, t टाइम पीरियड है, यानी t का सिर्फ t होगा, है ना, t का t होगा। तो इसका हम डायमेंशन लिख लेते हैं LHS, है ना, LHS में क्या है, t है, इसका डायमेंशन क्या होगा आपका, ये होगा टाइम पीरियड है ना। RHS में क्या है आपका, ये है k l टू द पावर x m टू द पावर y एंड g टू द पावर z। यहां पर ये k क्या है, ये है डायमेंशन लेस, है ना, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, हम लोग इसको मान चुके हैं, डायमेंशन लेस है। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कोई नंबर है ये l, तो l जो है आपका ये क्या है, लेंथ, m क्या है आपका मास, g क्या है एक्सेलरेशन, है ना। अब देखिए l का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का क्या होता है ना, जानते हैं l होता है, और मास है तो क्या होगा, m होगा, और g है तो क्या होता है इसका LT-2, जो एक्सेलरेशन का होता है वही होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो ये चीज़ है आपका। तो RHS में जो है क्या हो जाएगा, k का तो लिखना ही नहीं है, l का हो जाएगा l टू द पावर x, और m को लिख सकते हैं y, इसको अंदर में लिख सकते हैं, और ये क्या होगा LT-2, इस पर पावर क्या होगा, इस पर पावर क्या होगा z, किस पर, टोटल पर पावर होगा z। तो ये क्या हो गया l टू द पावर x m टू द पावर y एंड फिर देखिए l पावर क्या हो गया z, और t पर क्या हो गया -2z। देखिए ये हो गया आपके पास, हुआ कि नहीं, देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रिलेशन आपको निकालना रहे, आपको ये दिया हुआ रहेगा, ये किस फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। सेकंड स्टेप क्या है कि ऐसा वाला लिख लीजिए सब में, t प्रोपोर्शनल टू l, जो भी रहेगा किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ प्रोपोर्शनल टू लिखिए और सबको यहाँ पर कंबाइन कर दीजिए।
कंबाइन करने के बाद ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटा करके यहाँ पर एक के डाल दीजिए कांस्टेंट। उसके बाद जहाँ के मान लीजिए डायमेंशनल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड यहाँ टी है, ये इक्वेशन 1 है। तो इधर जो होगा ना डायमेंशन, इधर जो टोटल डायमेंशन होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ तक ठीक है, ओके। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए या इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। साइज ठीक है जो लिख रहे हैं, उसका लेटर का साइज, विजिबिलिटी ठीक है आप लोगों को, ओके ठीक है। ये इधर वाला जो है ना इसको मिटा देते हैं, है ना। तो इसको मिटा दिए, इसको मिटा करके काम करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था हम लोगों को, आपको मालूम है इक्वेशन 1 हमारा था। अब देखिए इसी चीज को आप जो है लिख सकते हैं L टू द पावर x, यहाँ क्या है z, x प्लस z m टू द पावर y, और t सिर्फ एक ही है, क्या लिखेंगे -2z। ये लिख दीजिए, आपको सबको सेपरेट कर लीजिए। L वाला कितना, L का अलग है, m को और t को अलग कर लीजिए। लेकिन ये सब किसके बराबर है, ये सब किसके बराबर है, t इक्वल टू L x प्लस z m टू द पावर y एंड t टू द पावर -2z है ना। देखिए ये इससे आपको क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर m भी नहीं है, l भी नहीं है, यहाँ आप लिख सकते हैं l पावर 0, m टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 1, दिस इज इक्वल टू l टू द पावर x प्लस z, है ना, m टू द पावर y एंड t टू द पावर -2z, ऐसा लिख दीजिए। अब आप इक्वेट करिए, इधर जितना डायमेंशन है लेंथ का उतना ही डायमेंशन लेंथ का होगा इस साइड में, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेफ्ट हैंड साइड में m का कितना है डायमेंशन 0, तो ये y जो है ये भी होगा 0, y ये इक्वल होगा, y के बराबर होगा, और t का यहाँ है 1, यहाँ है t का -2z। तो ये तीनों को देखिए, इसको अब देखिए। अब क्या करेंगे इसमें, अब आपको ये बात क्लियर है कि x, सबसे पहले उसको देखिए, y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ m पावर y है, यहाँ m पावर 0 है, इसका मतलब क्या है y इक्वल टू 0। दूसरी बात है t का देखिए यहाँ 1 है डायमेंशन, और तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यानी -2z, -2z इक्वल टू क्या होगा 1, और z इक्वल टू क्या होगा -1/2। तो ये वैल्यू मिल गया y का वैल्यू, और z का वैल्यू निकल गया। और l वाले में देखिए, L लेफ्ट हैंड साइड में L का डायमेंशन कितना है 0, और राइट हैंड साइड में L का डायमेंशन कितना है x प्लस z, इसका मतलब है x प्लस z इक्वल टू 0। अब देखिए, तो y निकाले हैं, z निकाले हैं, तो x इक्वल टू कितना होगा -z, और z का कितना निकाले हैं -1/2, -1/2, ये कितना हो गया, z का हो गया, x का हो गया -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने x का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू निकाल लिया, z का वैल्यू निकाल लिया, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इक्वेशन 1 क्या बोलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल टू k, l कितना था, L कितना था A, और M कितना, सॉरी स्मॉल लिखिए, L पावर A, L पावर X, M पावर Y एंड G पावर Z, यही था इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 कितना है, इसमें क्या करिए, पुटिंग x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू
-1/2 वी गेट। जब ये वैल्यू आप डाल देते हैं तो t इक्वल टू कितना आता है, k l टू द पावर 1/2 m टू द पावर 0 z टू द पावर m पावर 0 एंड g टू द पावर -1/2। देखिए कितना आता है। अब गौर से सोचिए, k l लिखिए, m पावर 0 1 हो गया, खत्म हो गया, और g पावर -1/2, तो यहां लिख सकते हैं g को नीचे ले जाइएगा तो g पर पावर क्या हो जाएगा, +1/2। इसको आप लिख सकते हैं पावर 1/2, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं k √l/g। पावर 1/2 है तो मतलब क्या आता है, √। देखिए t इक्वल टू कितना आ गया, t इक्वल टू आ गया k √l/g। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये k का वैल्यू जो है, ये k का वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया एक टाइप का लिमिटेशन हो गया। क्या हो गया, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। हम लोग लिमिटेशन जितना है उसको एक जगह पढ़ेंगे, एक जगह नोट कर लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, याद रहेगा। मतलब k का वैल्यू आप इससे नहीं निकाल सकते हैं, जिसका निकालना था उसका निकाल लीजिए। अब जो है यहां तक हो गया, यही आपका हुआ t इक्वल टू k √l/g, यही फॉर्मूला हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि k का वैल्यू होता है 2π, तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2π √l/g। तो आपने क्या देखा, डायमेंशनल एनालिसिस से आप क्या निकालने में सफल हुए, रिलेशन अमॉन्गस्ट फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो ये चीज जो है आपका, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इस टाइप का जो भी सवाल रहता है उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। k तक आप निकाल दीजिए तो आपका काम हो गया। हाँ, अगर आप चूंकि फॉर्मूला आपको मालूम है, आप ये सेफली लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑफ k हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 2π। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल था ये कि कैसे हम लोग रिलेशन या फिजिकल फार्मूला निकालते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें ये पता हो कि ये क्वांटिटी जो है किस पर, फिजिकल क्वांटिटी किस किस अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर। एक चीज आपने और गौर किया, यहाँ पर लिखा है कि टाइम पीरियड जो है डिपेंड्स ऑन L, M एंड G, लेकिन जो रिलेशन हम निकाले हैं उसमें M गायब है। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है ना M पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड M पर डिपेंड नहीं करता है। इस दो चीज को हम लोग अभी नोट करेंगे, है ना। तो क्या है, आप लोग ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लिए। ये वाला पार्ट हम डिलीट कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1 0। दो चीज यहां पर, दो चीज जो है यहां पर जरूरी है आपको ध्यान में रखना। नंबर 1, एक्सपेरिमेंटली the value of dimensionless proportionality constant K is found to be 2π. Therefore, T equal to 2π L/g। दूसरा चीज और जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट करने लायक है आपके लिए, है ना, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि क्वेश्चन में दिया हुआ है T डिपेंड्स ऑन M, मास ऑफ द बॉल, लेकिन रिजल्ट जो हमारा निकलता है उससे मास निकल गया। तो हम बोलेंगे T डज नॉट डिपेंड
ऑन मास ऑफ द बॉब। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने देखा कि फॉर्मूला में m आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि y का वैल्यू 0 है। तो हम ये भी लिख देंगे अगर लास्ट में, तो अच्छा है। इस क्वेश्चन के आंसर में ये लिख देना अच्छा है। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। ओके, गुड। ओके, अब दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं। एकदम आसान सा सवाल है और हम प्रॉब्लम लिखते हैं। और आप जो है फटाफट, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि मुझसे पहले आप बना करके और मुझे दिखाएं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, फोर्स ऑन ए पार्टिकल, फोर्स F ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास m and acceleration due to gravity g। Find expression for f, मतलब फाइंड फॉर्मूला ऑफ f। ठीक है ना। कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है? कहता है फोर्स डिपेंड करता है मास पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। फॉर्मूला निकालो। शुरू हो जाइए, देखते हैं कौन कौन बनाते हैं। ठीक है, आप बना रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं। फोर्स डिपेंड क्या निकालना है हमको? F। मान लेते हैं F जो किस पर डिपेंड करता है? मास। F इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x। दूसरा F किस पर डिपेंड करता है? F इज प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर y, है ना। यही दो पर डिपेंड करता है फोर्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x एंड g टू द पावर y, है ना। और तीसरा स्टेप में ये जो प्रोपोर्शनल वाला साइन है इसको हटा दीजिए। F इक्वल टू क्या हो गया? k m टू द पावर x g टू द पावर y, वेयर k इज इक्वल टू k is a डायमेंशनलेस, ये जरूर लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये जो साइन है ना प्रोपोर्शनल का, इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। और यहाँ पर हम लिखते हैं डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? इसका मतलब है अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना, मतलब
LHS साइड में जितना है डायमेंशन वो RHS का डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो LHS में देखिए F है ना, फोर्स है, ये क्या है, मास है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है ना। तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होता है, फॉर्मूला आप मालूम, देखिए फोर्स का होता है mLT⁻²। देखिए ओके, और m का ये हो गया LHS साइड का। RHS साइड में डायमेंशन होगा वो कितना होगा, सो देखिए RHS में क्या है, K है, तो क्या है, ये डायमेंशन लेस है, तो इसका कुछ नहीं होगा। m है मास, मास का क्या होगा, डायमेंशन हो जाएगा m, अब पावर यहाँ x है, यहाँ x दे देंगे। और g का क्या होता है, LT-2, तो LT-2, इस पर पावर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब देखिए डायमेंशनल इक्वल होना चाहिए, देयरफॉर mLT-2 दिस इज इक्वल टू mXL, L पावर क्या हो जाएगा, देखिए ये mx है इधर, ये क्या है, L पावर y, T⁻, क्या होगा, -2y है ना। और इसको ये करते हैं, पहले लिखते हैं L⁻y, m⁻x और T⁻ लिखेंगे -2y, एकदम ऐसा लिख दीजिए। क्या आना चाहिए, अब देखिए m का डायमेंशन इधर है 1 और इधर कितना है, m का डायमेंशन है x, इसका मतलब है देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर x = 1। कोई दिक्कत, कंपेयर करिए, यहाँ पर m का डायमेंशन है 1, यहाँ पर m का डायमेंशन है x, तो क्या होगा, 1 और x इक्वल होगा। दूसरा है आपका, यहाँ पर l का डायमेंशन कितना है, L का डायमेंशन है 1 और इस साइड में L का डायमेंशन कितना है, y, तो y = हो गया 1। क्लियर है। अब देखिए तीसरा क्या है आपका, T का डायमेंशन इधर है -2, इधर क्या है, -2y, तो -2y = -2 implies y = 2 / 2, -2 / -2 कितना हो गया, हाँ ये हो गया आपका 1 हो गया, तो y का हो गया 1 वैल्यू। ठीक है, y का वैल्यू 1 है ही। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू भी आ गया 1 और y का वैल्यू भी आ गया 1। लिखेंगे पुटिंग क्या, x = 1 and y = 1 in equation 1, we get क्या मिलता है आपको, F = K m⁻1, ठीक है। और g⁻1 क्या हो गया, kmg। एक्सपेरिमेंटली जो है k का वैल्यू कितना आता है, 1, तो क्या लिखेंगे आप, F = mg, ठीक है ना। देखिए ये हो गया आपका। अब यही चीज जो है आपका, आप इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां क्लियर कट है, फोर्स सिर्फ डिपेंड कर रहा है m पर और g पर कर रहा है, तो निकाल दीजिए। ओके, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हम करेंगे, हो गया। ओके, के का वैल्यू क्या इससे निकल सकता है, कांस्टेंट का नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है बोलेंगे के का वैल्यू कितना आता है, ये लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली
K is found to be 1, तो आपका हो गया F इक्वल टू mg। ठीक है, अब देखिए इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। क्या इसको डिलीट करें? आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करते हैं, क्या है, फोर्स F ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास m एंड एक्सेलरेशन a। ठीक है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर F। आप बनाए तो 2 मिनट्स का टाइम हम दे रहे हैं, इसको बनाइए। इसका कितना आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा F इक्वल टू ma। क्या आएगा आंसर? F इक्वल टू ma। कुछ भी आपको दिया हुआ है आप निकाल सकते हैं रिलेशन, ओके। और जहां पर k का वैल्यू आपका पता नहीं है पहले से, तो वहां पर k को छोड़ दीजिए, उतना हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू ये नहीं निकाल सकता है, तो इसका एक लिमिटेशन हुआ। थर्ड प्रॉब्लम हो गया आपका, बना लिए। 1 मिनट का टाइम और लीजिए और इसको बना डालिए। सिर्फ जी को ए से रिप्लेस कर दिए हैं इस प्रॉब्लम में, और इसमें कुछ नया नहीं है। आपका हो गया प्रणव। वेरी गुड। और आपका नंदिनी जी, आपका हो गया? वेरी नाइस। आपका आद्या? के का वैल्यू कितना आएगा इसमें? 1। वेरी गुड। आपका हो गया रश्मि? वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट सवाल बनाएंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, the energy E of a particle, question number 4, the energy E of a particle executing simple harmonic motion depends on
depends on number one amplitude A, angular frequency omega, mass of the particle m, find expression for, शुरू हो जाइए, find formula for E एनर्जी, है ना, निकालिए, शुरू हो जाइए। तो फाइंड फॉर्मूला और एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। फॉर ई, है ना, सेम कंसेप्ट लगाना है आपको और ये सवाल आसानी से बच जाएगा। 1 मिनट का टाइम, कोशिश करिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, मान लेते हैं, क्या मानते हैं जी, लेट E जो है इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, E इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर y, E इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा टू द पावर z। यही 3 चीज पर डिपेंड करता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो तीनों को हम इस तरह से लिख लिए। अब दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, सबको कंबाइन करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, a टू द पावर y एंड ओमेगा टू द पावर z। इसको इक्वेशन 1 अभी नहीं मानते हैं, रुकिए। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू k m टू द पावर x, a टू द पावर y एंड ओमेगा टू द पावर z। ये इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है इक्वेशन 1 मान जिसको माने हैं हम लोग एज्यूम किए हैं, इसमें हमको अगर x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और हमारे पास अस्त्र क्या है निकालने का, ये जो है डायमेंशनली LHS जो है और RHS क्या होगा, इक्वल होगा, यही ना हमारा है ना। तो E क्या है यहाँ पर, एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी। और M क्या है यहाँ पर, मास। ये क्या क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब लेंथ। और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये चीज आपको सब दिया हुआ है। तो LHS में हम लिखेंगे LHS क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क का होता है। और वर्क का हम कैसे निकालते हैं, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स का क्या होता है, ये होता है
अब फोर्स का क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो आप देखिए एनर्जी का क्या होगा, एम ए डी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल, है ना। तो एनर्जी का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए ये हुआ डायमेंशन एनर्जी का, एलएचएस का। और आरएचएस का निकालते हैं, आरएचएस का डायमेंशन क्या होगा। तो आरएचएस में देखिए के क्या है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। व्हाट इज के, के इज डायमेंशनलेस, तो इसका तो कोई डायमेंशन होना नहीं है। अब देखिए m पावर x है, तो m क्या है, मास है, मास टू द पावर क्या हो गया, x, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है, ओमेगा, सॉरी एम्पलीट्यूड, है ना। तो एम्पलीट्यूड का क्या होगा, वो तो क्या है, लेंथ है, एम्पलीट्यूड क्या है, लेंथ है। तो ये क्या है, L टू द पावर, एम्पलीट्यूड का क्या होगा, L टू द पावर x, x क्या क्या नहीं, L टू द पावर y हो जाएगा, एम्पलीट्यूड है ये। और ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका क्या आता है, t पावर माइनस वन। तो इसका क्या आ जाएगा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा टू द पावर z, यानी t टू द पावर माइनस वन, इस पर पावर क्या हो जाएगा, z। तो आपने क्या किया, राइट हैंड साइड में m का डायमेंशन लिखा, l का डायमेंशन, a का डायमेंशन लिखा, और ओमेगा का डायमेंशन लिखा। इस सब को मिला दीजिए, तो m टू दी, पहले l लिखिए, तो l पर क्या होगा, l पावर होगा y, m पावर क्या होगा x, एंड t पावर क्या होगा माइनस z, यही न होगा, माइनस z होगा। देखिए यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आप लोग सब समझ गए हैं, मुझे पता है। अब क्योंकि ये इसी टाइप का थर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना। कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ एल एम टी ऑन बोथ साइड्स। देखिए क्या होता है, L का यहाँ Y है और इसमें L कितना है, 2 है, यानी Y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। X देखिए यहाँ डायमेंशन है m पावर x, डायमेंशन कितना है x, और यहाँ क्या है LHS में 1, तो आपका x इक्वल टू आ गया 1। अब Z देखिए, इसमें है माइनस z, यहाँ पर क्या है माइनस 2, तो माइनस z इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2, यानी माइनस 2। इसका मतलब क्या हो गया, z इक्वल टू 2 हो गया। तो आपने x का वैल्यू 1, y का वैल्यू, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, और z का वैल्यू भी 2 कैलकुलेट किया। जब ये कैलकुलेट कर दिए तब क्या करेंगे, इसमें ये सारा वैल्यू डालेंगे। तो पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलता है हमको, हाँ बिल्कुल ठीक, E इक्वल टू के, m का वैल्यू कितना है 1, के m a पावर a स्क्वायर, और ओमेगा भी है, y भी 2 z भी 2, ओमेगा स्क्वायर। E का कितना आया वैल्यू, इतना आया, ये फॉर्मुलेशन, ये आया एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस क्या गया, के एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहां तक हो गया।
अब देखिए एक लाइन अभी और लिखेंगे, के का वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं इस मेथड से, यू नो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली के का वैल्यू इज फाउंड टू बी 1/2, है ना। लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ के इज फाउंड टू बी 1/2। इतना लिख करके निकल जाना है, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो यहाँ होता है। इतना भी छोड़ेंगे तो चलेगा, और 1/2 डाल देंगे तो बहुत बढ़िया है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, उसको रेट से लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ तक हो गया, यहाँ लिखते हैं एक्सपेरिमेंटली के इज फाउंड टू बी इक्वल टू 1, देयरफॉर E इक्वल टू क्या होगा 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका एक्सप्रेशन हुआ। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द आंसर। यहां तक क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। तो इसमें दो बात याद रखना है, 2-3 बातें। कि पहला चीज़ तो आपने देखा कि प्रोपोर्शनैलिटी, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इसको आप जो है नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल जो है इसमें कम से कम 10-12 सवाल हम लोग करेंगे, और वो सब सवाल करेंगे जो थोड़ा सा हट के है, और जो कि आपका जेई वगैरह में तो आता ही है, और आपका 11-12 के का ये जो बोर्ड होगा 12th का, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो इतना तक रखते हैं, फिर कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे लगता है आप लोग जो है अच्छी तरह से यहाँ तक समझ गए हैं, है ना। और इस टाइप का प्रॉब्लम आने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अलग अलग प्रॉब्लम करेंगे, है ना, ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे। ओके, टिल देन have a good time, work hard. Okay.